नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीवी इंडिया। टीवी इंडिया में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बंगाल के अंदर ममता बनर्जी को बड़ी सफलता हासिल हुई। ममता बनर्जी ने अपने बागी नेताओं को हाई कोर्ट से नोटिस जारी कराने में सफलता हासिल की है। इसका मतलब यह साफ है कि 60 एमएलए और 20 सांसदों के लिए मुश्किल बढ़ गई। ममता बनर्जी की यह जीत ममता बनर्जी के उन आक्रामक रवैये को भी दिखा रहा है कि ममता बनर्जी हार नहीं मानने वाली है और भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती ममता बन गई है। बंगाल के अंदर इतनी आसानी से हार मान जाएंगे और पार्टी हाथ से निकल जाएगी, इतना संभव भी नहीं है। और जो बागी 20 सांसद ममता बनर्जी के थे, उनके बीच में घमासान शुरू हो गया है मंत्री पद को लेकर। अब इस बीच सयानी घोष या कोकिला कौन मंत्री बने? कोकिला खुद मंत्री बनना चाहती है और सयानी घोष खुद बनना चाहती है, लेकिन 20 सांसद और 60 विधायक जो ममता बनर्जी की बागी होकर के भारतीय जनता पार्टी के कहने पर गए हैं, अलग हुए हैं, वह शुभेंदु अधिकारी के संपर्क में है और शुभेंदु अधिकारी की मुश्किलें हाईकोर्ट नोटिस के बाद बढ़ गई है। ऐसे में बंगाल विधानसभा के अंदर उन्हें लीडर ऑफ अपोजिशन की भूमिका उन बागियों को मिलेगी, इस बात की गारंटी नहीं है। अब दूसरी महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो षड्यंत्र रचा ममता बनर्जी को लेकर और बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी को तोड़ दिया, जिस तरह से कमजोर करने की कोशिश की, कहीं ऐसा न हो कि ममता बनर्जी उससे भी बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी के लिए बन जाए, क्योंकि एक घायल शेर की तरह ममता बनर्जी हो गई है और घायल शेर बहुत घातक होता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से ममता को समाप्त भी करना चाहती है, लेकिन ममता की सूझबूझ भारतीय जनता पार्टी पर भारी पड़ रही है। ऐसे में ममता बनर्जी को चंद्रबाबू नायडू का साथ मिल रहा है, इस तरह की चर्चाएं चल रही हैं और कहा जा रहा है कि फोन पर दोनों की मीटिंग भी हुई है। और अगर यह बात सच है तो मोदी सरकार के लिए शुभ संकेत तो यह नहीं हो सकता। अब ममता बनर्जी के 20 सांसद जो एनसीपीआई में शामिल हुए हैं, विधायक अभी तक शामिल नहीं हुए हैं। एनसीपीआई के अंदर सांसद शामिल हुए हैं और बागी गुट विधायक जो है वह टीएमसी पर दावा ठोक रहा है। इतना संभव तो नहीं है अभी कि पार्टी पर कब्जा वह जमा सके, इतना आसान नहीं होगा और भारतीय जनता पार्टी में वह विलय कर नहीं पाएंगे, क्योंकि भाजपा करेगी नहीं, करना होता तो अभी तक कर लिया होता। ऐसे में ममता बनर्जी उन बागी सांसद और विधायकों की सदस्यता को रद्द कराने में सफलता हासिल कर सकती है अगर हाईकोर्ट ने सुनवाई सही तरीके से कर दिया, फ्री एंड फेयर यानी कि निष्पक्ष सुनवाई कर दिया, तो सदस्यता रद्द करवा सकती है। इसकी उम्मीद बढ़ गई है, लेकिन हाईकोर्ट पर और सुप्रीम कोर्ट पर सवाल है। दूसरी तरफ ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट भी चुनाव आयोग के खिलाफ गई हैं और 150 सीटों पर तकरीबन सीसीटीवी फुटेज जो है देश के सामने लाने की बात कर रही है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट कितना तैयार है, जबकि सुप्रीम कोर्ट किसी भी केस को सरकार के खिलाफ सुनवाई से इनकार कर रहा है। राम मंदिर की चोरी को लेकर के सुनवाई से इनकार कर दिया। 20% एथनॉल मिलाया जा रहा है, इस पर सुनवाई से इनकार कर दिया। बिहार के अंदर फर्जी एनकाउंटर हुआ तिवारी का, उस पर सुनवाई से इनकार कर दिया। यानी कि हर उन मुद्दों पर सुनवाई से इनकार कर रहा है। और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन फिर एक बार एकजुट हो गया है और एकजुट हुआ है इंडिया गठबंधन, तो उसमें आम आदमी पार्टी और डीएमके जो अलग है, उसने भी हस्ताक्षर किए सीजीआई को चुनाव आयोग के खिलाफ, जो एसआईआर के खिलाफ लेटर लिखा गया है कि यह एसआईआर के जरिए गड़बड़ी की जा रही है, इस पर डीएमके और अरविंद केजरीवाल के भी हस्ताक्षर के साथ 23 पार्टियों का दल गया है हस्ताक्षर सीजीआई के पास। सीजीआई सुनवाई करेगा, इस बात में 10% भी सच्चाई नहीं है कि सीजीआई इस पर
विचार विमर्श करेंगे, बिल्कुल नहीं। सीजीआई से ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती और ना तो सुप्रीम कोर्ट से की जा सकती, लेकिन एक फॉर्मेलिटी हो गई है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट का अब या हाई कोर्ट का, न्यायपालिका का कह लें तो कोई अस्तित्व तो नहीं रह गया, उस पर ताला मार देना चाहिए। जब गुलामी ही उन्हें भी करनी है और सरकार के साथ ही खड़े रहना है तो उस पर ताला मार देना यह बेहतर होगा, या विपक्षी दलों को अब किसी भी मामले में सुप्रीम कोर्ट जाने के बजाय सड़क पर आम जनता के बीच में जाकर के इन सभी मुद्दों को रखना चाहिए। यह जहां तक एक राय बनता हुआ नजर आ रहा है। आने वाले दिनों में विपक्ष का क्या रणनीति होगा यह वक्त बताएगा, लेकिन मोदी सरकार अति पर अति अब कर रही है और यह सरकार इस देश के लिए बहुत घातक है। यह एक सच है इस देश का कि एक ऐसा पाखंडी सरकार है जो हर मुद्दों को माइंड डाइवर्ट कर रही है और देश को खोखला कर रही है और बेच रही है। सुब्रमण्यम स्वामी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सही कहते थे, इस प्रधानमंत्री का चेहरा बदल दो वरना यह देश बेच देगा, और बेचना शुरू भी हो गया है। पाकिस्तान से श्रीलंका में बैठक चल रही है, सरकार कह रही है कि हमारा इससे कोई वास्ता नहीं है, आरएसएस और सरकार के लोग बैठक कर रहे हैं। दूसरी तरफ चाइना को अरुणाचल का हिस्सा सौंप रही है और कह रही है कि न तो कोई आया है न तो कोई आएगा। यह जो देश को गुमराह किया जा रहा है और देश को बेचने का एक काम किया जा रहा है, भारत को ऐसी मुसीबत में यह सरकार फंसा रही है कि आने वाले कई पुश्ते इस गुलामी से निकल नहीं पाएगी और दूसरों पर आश्रित हो जाएगी। जो भारत बड़ी तेजी से इस दुनिया के अंदर एक ताकत बनकर के उभर रहा था, उस भारत को गीदड़ बना दिया है इन भ्रष्टाचारी नेताओं ने और पाखंडी नेताओं ने मिलकर के। अब ममता बनर्जी बंगाल के अंदर जब चुनौती बन गई है मोदी के लिए, तो चंद्रबाबू नायडू का साथ अगर मिल रहा है तो क्या एनडीए गठबंधन के अंदर घमासान मचा है? नीतीश कुमार लगातार भारतीय जनता पार्टी से दूरी बना रहे हैं और बिहार के अंदर सम्राट चौधरी सरकार पर पूरा शिकंजा कस रहे हैं। सरकार का पूरा निरीक्षण कर रहे हैं, प्रोजेक्ट हो या कोई भी चीज हो उस पर निरीक्षण कर रहे हैं। सम्राट चौधरी सरकार की हर रिपोर्ट को अपने आवास पर मंगा रहे हैं और जेडीयू के नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। इसी के साथ साथ नीतीश कुमार अपनी पार्टी जेडीयू का विस्तार कर रहे हैं और नेशनल पार्टी का दर्जा दिलाने की तरफ अग्रसित हो रहे हैं, जिसके लिए पुराने सभी नेताओं की घर वापसी नीतीश कुमार लगातार करवा रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस के साथ नीतीश कुमार की नजदीकियां बढ़ रही हैं और भारतीय जनता पार्टी से भरोसा टूट रहा है। नीतीश कुमार यह जान गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें तोड़ेगी जरूर आने वाले वक्त में, इसलिए दूरी बना लो और नेशनल पार्टी का दर्जा मिल जाए ताकि कोई तोड़ ना पाए इतनी आसानी से। लेकिन चंद्रबाबू नायडू कांग्रेस से नजदीकी बना रहे हैं और कांग्रेस से ही नीतीश कुमार भी नजदीकी बना रहे हैं। आने वाले दिनों में बिहार के अंदर नीतीश कुमार कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ते हुए दिखेंगे, आप दर्शक इसे देखेंगे। लेकिन चंद्रबाबू नायडू तो डायरेक्ट स्टेज पर हाथ मिलाते हुए भी नजर आ गए। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी और कर्नाटक के सीएम डीके शिवकुमार, और दोनों ही चंद्रबाबू नायडू के बहुत खास कहे जाते हैं। और राहुल गांधी की तारीफ जिस तरह से चंद्रबाबू नायडू ने की, इससे यह तो प्रतीक हो रहा है कि 18 सांसद चंद्रबाबू नायडू से जो नेतृत्व करते हैं, 16 चंद्रबाबू नायडू के टीडीपी के और 2 पवन कल्याण के, यह 18 सांसद नरेंद्र मोदी से दूर हो रहे हैं। अब इसका मतलब यह साफ है कि डिलिमिटेशन बिल जो आएगा, डिलिमिटेशन बिल में इन 18 सांसदों का समर्थन हो सकता है, मोदी सरकार के एनडीए को नहीं मिलेगा। ऐसे में मोदी सरकार बहुत मुश्किलों में फंस जाएगी। लेकिन नीतीश कुमार के 12 सांसद और 85 विधायक, यह भी मोदी सरकार के लिए घातक साबित हो सकते हैं। 85 विधायकों का समर्थन सम्राट चौधरी सरकार को है और 12 सांसदों का समर्थन मोदी सरकार को है। ऐसे में मोदी नीतीश कुमार को केंद्र में व्यस्त करना चाहते हैं ताकि बिहार से उनकी पकड़ ढीली पड़े और बिहार से वह माइंड डाइवर्ट हो। ऐसे में राज्य मंत्री का दर्जा देने की उम्मीद बताई जा रही कि जो मोदी मंत्रिमंडल में
फेरबदल होने वाला है और कई बड़े मंत्रियों के इस्तीफे होने वाले हैं, जिसमें मुख्य रूप से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री और परिवहन निगम मंत्री जो हैं नितिन गडकरी, इनके इस्तीफे होने वाले हैं। इस बीच और कुछ लोगों के भी इस्तीफे कहा जा रहा है, तकरीबन 6 बड़े मंत्रियों के इस्तीफे होंगे। लेकिन इस 6 में क्या कोई एक ऐसा पद जो नीतीश कुमार को मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। नीतीश कुमार को राज्य स्तरीय कोई छोटा मोटा पद देंगे यह लोग, ऐसा कहा जा रहा है। नीतीश कुमार स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे, दिल्ली में व्यस्त होंगे या नहीं होंगे, यह देखना होगा, क्योंकि नीतीश कुमार अपनी पार्टी का विस्तार करने निकले हैं। उत्तर प्रदेश और पंजाब में चुनाव लड़ने वाले हैं। उन्हें 6% वोट प्रतिशत चाहिए, लेकिन यह इतना संभव भी नहीं है। लेकिन चंद्रबाबू नायडू भी तो अपनी पार्टी का विस्तार करना चाहते हैं, और वह मंशा उनकी तब पूरी होगी जब वह कांग्रेस के साथ रहेंगे, और वह कांग्रेस से नजदीकियां इसीलिए बना रहे हैं। कांग्रेस से नजदीकी बनाना यानी कि नरेंद्र मोदी से दूर होना। अगर नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन के हिस्सा हैं तो वह नरेंद्र मोदी को जरूर डिलिमिटेशन बिल पर समर्थन करेंगे, क्योंकि बिहार को तो कोई नुकसान हो नहीं रहा है डिलिमिटेशन से, लेकिन आंध्रा को नुकसान हो रहा है। इसलिए चंद्रबाबू नायडू का समर्थन मिलना मुश्किल हो सकता है। इसी उम्मीद पर इंडिया गठबंधन के सांसदों को तोड़ा गया, 26 सांसदों को, और डीएमके से नजदीकियां भी बढ़ाई गई। लेकिन डीएमके डिलिमिटेशन बिल पर साथ नहीं देगी। अगर देगी तो तमिलनाडु में उसकी राजनीति का अंत हो जाएगा, यह भी निश्चित है। ऐसे में मोदी सरकार लेन देन के जरिए डीएमके से समझौता कर सकती है, लेकिन डीएमके के लिए बड़ी भरी चुनौती है। 362 सांसदों के जुगाड़ मोदी को करना है डिलिमिटेशन के लिए, लेकिन यह संभव नहीं लग रहा है। अगर डीएमके साथ आ भी जाए तो भी यह संभव नहीं है, क्योंकि डिलिमिटेशन के लिए 2/3 362 सांसदों का जो समर्थन चाहिए, उसके लिए समाजवादी पार्टी को तोड़ना मोदी के लिए जरूरी हो जाएगा, जो संभव नहीं लग रहा है। राम मंदिर की चोरी पर मोदी सरकार बुरी तरह से फंस गई है, और मोदी सरकार में जो भ्रष्टाचार जिस हद तक हुआ है, आज तक इतिहास में विश्व में पूरे विश्व के किसी भी देश में इतना भ्रष्टाचार नहीं होगा। और बेशर्मी की हदें तब पार हो जाती है जब यही भाजपा के नेता कहते हैं हिंदू के चंदे को हिंदू ने खा लिया तो क्या हो गया, कौन सा पहाड़ टूट गया, और सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हमारे पास अभी वक्त नहीं है, हम सुनवाई नहीं कर पाएंगे। इससे यह साफ जाहिर होता है कि न्यायपालिका हो, चुनाव आयोग हो, सब, और ये जितने चोर हैं सब सरकार से मिले जुले हैं, सब मिल बांट करके खा रहे हैं। जो यह चोरी और 40% कमीशन की बातें कही जा रही है, उस बात में सच्चाई है। इसका मतलब देश के साथ धोखा या हिंदू के नाम पर कर रहे हैं, जबकि ना तो कोई इनका हिंदुत्व है और ना तो कोई देशभक्ति है। राजनाथ सिंह का इस्तीफा इसलिए भी अब होना तय है माना जा रहा है, क्योंकि राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी से ऊब चुके हैं नरेंद्र मोदी, और इन्हें 2024 लोकसभा चुनाव में ही हटाना चाहते थे। लेकिन आरएसएस के दबाव में नितिन गडकरी को बनाना पड़ा, और राजनाथ सिंह मजबूरी बन गए थे इनके। ऐसे में अब राजनाथ सिंह के ऊपर यह आरोप लग रहा है कि 6 जवान हमारे शहीद हुए थे ऑपरेशन सिंदूर में, और इन बातों को छिपा लिया गया, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे में राजनाथ सिंह को जेल भी हो सकता है, और यह सुनवाई पार्लियामेंट के अंदर होती है ऐसे मामलों पर, न्यायपालिका के अंदर नहीं। लेकिन जो स्पीकर हैं हमारे, उनसे आप उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि वह बिकाऊ हैं और कंप्रोमाइज हैं। वह सिर्फ भाजपा की भाषा सुनते हैं और भाजपा की ही भाषा समझते हैं, विपक्ष की मांगों को नजरअंदाज करते हैं। लेकिन अब राजनाथ सिंह की जरूरत मोदी को नहीं रही, और उसी के बहाने नितिन गडकरी को हटाना है, तो कैबिनेट विस्तार भी तो जरूरी है। और अपने छवि को थोड़ा सा बचाने के लिए अगर ऐसे बड़े बड़े नेताओं का अगर नजरअंदाज कर दिया जाए, बलि का बकरा बना दिया जाए, तो फर्क ही क्या पड़ता है, क्योंकि नरेंद्र मोदी तो ना किसी के कभी थे, ना हैं, और ना ही आगे रहेंगे। ऐसे में देश का क्या होगा, यह चिंता तो कुछ लोगों को सता रही होगी, क्योंकि छात्र जिस तरह से अपने भविष्य का रोना रो रहे हैं और उनके भविष्य दांव पर लगे हुए हैं, सड़कों पर छात्र मांग कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ साथ आने वाले दिनों में नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की मांग तेज हो जाए। बाकी आप दर्शक क्या सोचते हैं,
आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने टीवी टी इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।